Hello students, welcome in a geography class. Today we are going to start chapter number 5 and the name of the chapter is population. We study the population in terms of migration and in terms of human development. आज हम अपना चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों और ये चैप्टर जो है वो माइग्रेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट पे बेस है। माइग्रेशन, ये वर्ड इसका मतलब होता क्या है? क्या होता है माइग्रेशन? माइग्रेशन का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नॉर्मली हम लोग मूव करते हुए देखते हैं एनिमल्स को, लेकिन ह्यूमन भी तो एक सोशल एनिमल है, राइट? ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग एंड ही इज ऑल्सो माइग्रेटिंग, ही इज ऑल्सो मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सबके अपने अपने रीजन होते हैं, ह्यूमन का भी अपना रीजन है। देखिए, प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर के आज के मॉडर्न ह्यूमन तक का जो सफर है बच्चों, बहुत ही बड़ा सफर, बहुत लंबा सफर है, बहुत ड्यूरेशन वाला सफर है और इसमें ह्यूमन में बहुत सारे चेंजेस भी आए। पहले प्री हिस्टोरिक टाइम में ह्यूमन माइग्रेट करता था और उसके माइग्रेशन का रीजन जो है आज के रीजन से डिफरेंट था। इन द प्री हिस्टोरिक टाइम ह्यूमन माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड। दिस इज द ओनली रीजन for migration in the prehistoric time, but now we are having more opportunities. Today the more opportunities are the basic reason behind the mobility. It means आज जितनी ज्यादा ह्यूमन के पास अपॉर्चुनिटीज हैं उतनी ही ज्यादा रीजंस की वजह से वो मोबाइल हो रहा है, उतनी ही ज्यादा रीजंस की वजह से वो माइग्रेट हो रहा है। कैसी अपॉर्चुनिटीज? आज ह्यूमन क्या क्या चाहता है? सोचो आप, जॉब चाहता है, बेटर पीसफुल लिविंग कंडीशन चाहता है और एजुकेट होना चाहता है, यानी कि हायर एजुकेशन चाहता है, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज चाहता है। और इस चाहत को पूरा करने के लिए ह्यूमन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर माइग्रेट होता है। तो टुडे व्हेन मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ मोबिलिटी आर अवेलेबल, माइग्रेशन इज बिकमिंग अ सब्जेक्ट ऑफ मैन्स डिजायर। आज तो माइग्रेशन मैंस की चाहत बन गई है, मैंस के डिजायर की तरह से नजर आ रहा है। तो दैट इज व्हाई माइग्रेशन इज नॉट ओनली व्यूड फ्रॉम द चेंज इन नंबर ऑफ पीपल अफेक्टिंग नॉर्मल पॉपुलेशन बट इज ऑल्सो अंडरस्टूड इन द फॉर्म ऑफ रीजन ऑफ चेंज। अब हम लोग माइग्रेशन को सिर्फ कितने पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं उनकी नंबरिंग से नहीं लेते हैं, अब हम माइग्रेशन को कारण से भी लेते हैं कि आखिर वो कौन से रीजंस हैं जो इस माइग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। So students, according to the United Nations Organization, migration is a kind of geographical or spatial travel. UN ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन एक प्रकार का ज्योग्राफिकल या फिर एक स्पेस से दूसरे स्पेस पर, एक जगह से दूसरे जगह पर जो ट्रैवलिंग होता है वो माइग्रेशन है, एंड विच इज सीन बिटवीन अ ज्योग्राफिकल यूनिट एंड अनदर ज्योग्राफिकल यूनिट। और माइग्रेशन एक ज्योग्राफिकल यूनिट से दूसरे ज्योग्राफिकल यूनिट तक दिखाई देता है, जिसमें ओरिजिनल प्लेस जो है रेसिडेंस वाला होता है एंड द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। दो चीजें होती है माइग्रेशन में, एक तो रेसिडेंस जहाँ पे ह्यूमन का जन्म हुआ होता है, जहाँ पे उसने अपना लिविंग सिस्टम स्टार्ट किया होता है, बॉर्न होता है जहाँ ह्यूमन, और एक उसका डेस्टिनेशन जहाँ वो किसी कारण की वजह से शिफ्ट होना चाहता है। सो while defining migration, Mr. Bogg says, who is Mr. Bogg? He is a scholar and he says that when a human community or group leaves their own place and starts lying and settle down at some other place, it is called migration. Mr. Bogg क्या कहते हैं कि अगर ह्यूमन कम्युनिटी या कोई ग्रुप एक जगह को छोड़ता है, कौन सी वो होगी एक जगह? अपना उसका प्लेस जहाँ पे उसका बॉर्न हुआ है, and he start living and settle down at some other place. This concept is called migration. Hope you understand. Migration तो समझ में आ गया। अब माइग्रेशन जो है वो वेरियस टाइप्स के होते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि दो प्लेस होते हैं, एक प्लेस होता है रेसिडेंस और एक होता है डेस्टिनेशन, राइट? So in different parts of the earth there is a migration of human groups from one region to another. It is called the transfer of population. अगर ह्यूमन का ग्रुप या जो पीपल का माइग्रेशन हो रहा है वो एक जगह से दूसरी जगह होता है
तो उसको ट्रांसफर भी कहते हैं, ठीक है, आसान शब्दों में। तो स्टूडेंट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन सीन। 2 तरह का माइग्रेशन देखने को मिलता है, और इस माइग्रेशन को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इन्हें 2 तरह से कंसिडर कर सकते हैं, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। Emigration means the process of transfer by which one man moves from another place, like movement from Europe to countries of North America, South America, Australia. That is called immigration, emigration. And immigration, the process of arrival. It means emigration is the process of departure, or immigration means a process of arrival in which human come from outer places. इसको बहुत easily आप समझ सकते हो बेटा। एमिग्रेशन क्या है? एमिग्रेशन हमारा रेसिडेंस प्लेस होता है, और इमिग्रेशन हमारा डेस्टिनेशन प्लेस होता है। अगर कहीं से डिपार्ट हो रहे हैं तो वो एमिग्रेशन कहलाता है, अगर कहीं पर पहुंच रहे हैं तो वो इमिग्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया से चले, इंडिया को छोड़ा, इंडिया से डिपार्ट हुए, तो ये एमिग्रेशन कहलाएगा। और कहाँ पहुंचे? यूएसए पहुंचे, तो यूएसए का पहुंचना आपका, आप कहीं बाहर से यूएसए पहुंच गए, वो इमिग्रेशन कहलाएगा। होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, राइट? नाउ लेट अस डिस्कस सम एस्पेक्ट्स ऑन विच दिस टाइप्स आर फर्दर क्लासिफाइड। तो ह्यूमन माइग्रेशन कैन बी स्टडीड ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। कई एस्पेक्ट्स के आधार पे हम लोग ह्यूमन माइग्रेशन को समझ सकते हैं, और ये माइग्रेशन जो है ड्यूरेशन और नंबर के अकॉर्डिंग, एज, जेंडर, रिलीजन, रेसेस, ये इनमें से कुछ मेन एस्पेक्ट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, फर्दर मोर टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं माइग्रेशन का। तो एवरी पॉपुलेशन हैज 5 एस्पेक्ट ऑफ माइग्रेशन। हर पॉपुलेशन के एस्पेक्ट्स को हम रीजंस भी कह सकते हैं। 4 तरीके की वैरायटी हम देख सकते हैं माइग्रेशन में। माइग्रेशन में एक तो होती है डिस्टेंस, कितनी दूरी का माइग्रेशन हुआ है। कॉजेज, कारण क्या है मेजरली माइग्रेशन का। स्टेबिलिटी, कितने समय तक माइग्रेशन टिका है। अब इसको और आगे हम क्लासिफाई करेंगे, और आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी इन्हें वन बाय वन। ड्यूरेशन, पीरियड कितना है माइग्रेशन का, कितने समय के लिए रुका। और वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ पीपल कितने हैं माइग्रेट हुए। चलिए इनको वन बाय वन एक बार क्लासिफाई करते हैं। See here various types of migration also written. Let me start with distance. According to distance, we considered migration, and in which it is considered that from the population migrates from which states or region. Intercontinental migration, international, interstate and local migration. डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम माइग्रेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं फर्दर, और ये क्लासिफिकेशन होगा कैसा? एक तो इंटरकॉन्टिनेंटल, 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच का माइग्रेशन, इंटरनेशनल, 2 देशों के बीच का माइग्रेशन, इंटर स्टेट, 2 राज्यों के बीच का माइग्रेशन, और लोकल माइग्रेशन। अगर पॉपुलेशन एशिया से यूरोप जा रही है तो इसे कहेंगे इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन। अगर सेम ही कॉन्टिनेंट है, अगर कोई व्यक्ति चाइना से चला और बांग्लादेश पहुंचा, तो ये कैसा कहलाएगा माइग्रेशन बेटा? ये कहलाएगा इंटरनेशनल माइग्रेशन। अगर कोई राजस्थान से चला और दिल्ली पहुंचा, या राजस्थान से चला गुजरात पहुंचा, तो ये माइग्रेशन कैसा कहलाएगा? इंटर स्टेट माइग्रेशन। लोकल, जयपुर में ही आज झोटवाड़ा, और कल या फिर अभी थोड़ी देर पहले झोटवाड़ा के लिए निकले, वो भी एक माइग्रेशन है। और या फिर वहां से चांदपोल चले गए, तो दिस इज कॉल्ड लोकल माइग्रेशन। दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ माइग्रेशन अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। कितनी दूरी तय की है एक माइग्रेशन में, कितनी जगह को, कितना डिस्टेंस को कवर किया है। अगर माइग्रेशन एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे हुआ तो इसे इंटरकॉन्टिनेंटल। अगर एक देश से दूसरे देश गए तो वो इंटरनेशनल माइग्रेशन।
अगर एक ही देश के अंदर दो राज्यों के बीच में हो गया, दो स्टेट्स के बीच में किया माइग्रेशन, इंटर स्टेट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लोकल माइग्रेशन। अगर एक ही जगह पे आप जयपुर में ही हैं और जयपुर में ही घूम रहे हैं, जयपुर में ही रोज अप डाउन कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड लोकल माइग्रेशन। होप द एंटायर टर्म इज क्लियर। नाउ कम टू द second topic, that is duration. Duration means period, how much time period we migrated. So in this we study long term, short term, seasonal. हम duration के according long term, seasonal और daily migration तीन तरीके से classify कर लेते हैं. Long term, जब एक बार किसी रीजन से ह्यूमन चला और 10 साल, 15 साल, 20 साल या हमेशा के लिए रह रहा है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन बेटा ज्यादातर आपको ट्राइबल पीपल्स में देखने को मिलेगा। आपने ट्राइब्स के बारे में पढ़ा है। ट्राइबल मूवमेंट जो होता है वो बेसिकली सीजनल माइग्रेशन होता है, या फिर सीजनल माइग्रेशन आपको कोई पर्टिकुलर जॉब के अकॉर्डिंग भी मिलेगा, अगर सीजन वाइज वो जॉब होगी तो। डेली माइग्रेशन जॉब के अकॉर्डिंग ही होती है। सवेरे के लिए कहीं गए, आसपास के एरिया में माइग्रेट होकर शाम तक वापस लौट आए। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट टीचर है, उसका पोस्टिंग चोमू में है या उसकी पोस्टिंग जयपुर के थोड़ा सा दूर दराज के इलाके में है, तो वो यहाँ से चलेगा और अपना जॉब करेगा और फिर वापस रिटर्न बैक करेगा। तो इस तरीके का माइग्रेशन डेली माइग्रेशन कहलाता है, राइट। कॉजेस, अब हर माइग्रेशन के पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ही। तो देयर आर माइग्रेशन अगेन डिवाइडेड फर्दर according to the causes. The causes of migrations are considered like physical, economical, social, cultural and political. These are some of the causes behind the migration. Physical cause मतलब हो सकता है कि ह्यूमन जो है प्लेन एरियाज में रहता था और वो किसी वजह से माइग्रेट हो गया, प्लेटू रीजन में चला गया। इकोनॉमिक, जॉब अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंग, जहां पर मिनरल्स वगैरह है, अब प्लेन एरिया से लोग ज्यादातर मिनरल अवेलेबल प्लेसेस पर शिफ्ट कर रहे हैं। रीजन, जॉब अपॉर्चुनिटीज। सोशल, सोसाइटी में सोशल माइग्रेशन ह्यूमन की थिंकिंग के अकॉर्डिंग होता है, ह्यूमन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। पॉलिटिकल, अगर अनरेस्ट की सिचुएशन है तो भी ह्यूमन माइग्रेट हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजन बिहाइंड द, these are some of the causes behind the migration. Now, the next aspect is volume. In the volume of migration, it is thought that number of migrant people going out of a country and the number of migrants are coming from outside the country. According to the volume, हम क्या बात कर रहे हैं बच्चों? हम number of peoples की, number of migrants की बात कर रहे हैं। कितने लोग कंट्री से बाहर गए और कितने लोग, कितने नए लोग कंट्री में आए, तो हम इसका टोटल नंबर यहाँ पर कंसिडर करते हैं, राइट। इन स्टेबिलिटी माइग्रेशन इन विच द माइग्रेंट पॉपुलेशन सेटल्स इन न्यू कंट्रीज परमानेंटली। इसमें हम ये देखते हैं कि कितने लंबे समय के लिए माइग्रेंट्स रुके हुए हैं। अगर कोई माइग्रेंट एक बार गया और वहां पर लॉन्ग टाइम के लिए या हमेशा के लिए सेटल हो गया, तो वो माइग्रेशन परमानेंट सेटलमेंट कहलाएगा, स्टेबल कहलाएगा। लाइक यूरोपियन पीपल सेटल इन यूएसए, साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एटसेट्रा परमानेंटली। यूरोपियन पीपल्स ने माइग्रेट किया, उन्होंने अपना माइग्रेशन का जो डेस्टिनेशन था यूरोप से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, इन कॉन्टिनेंट्स को चुना और ये वहां जाकर के परमानेंटली सेटल हो गए। दे डोंट कम बैक। सो दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन इज कॉल्ड स्टेबल माइग्रेशन, right? So these are some of the aspects according to which the migration is considered. Now let me discuss the types of migration. Earlier also we studied the types of migration according to departure and arrival, and now we again consider the migration. So migration is mainly between one country or one continent or different regions of the same country. Migration क्या होता है? एक देश से दूसरे देश जाना, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाना, या फिर एक ही रीजन में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना, इसी को माइग्रेशन कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल काइंड्स द माइग्रेशन आर फर्दर डिवाइडेड
and basically it's divided in two parts: international migration and interstate or internal migration. अगर कोई पर्सन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है, कंट्री ए टू कंट्री बी, फॉर एग्जाम्पल कंट्री ए इज यूएसए एंड कंट्री बी इज चाइना, दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड intercontinental migration, right? So the second one is interstate or internal migration. If a person migrate in a same country, then it is called interstate or internal migration. किसी देश की सीमा के अंतर्गत ही एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होना इंटरस्टेट माइग्रेशन कहलाता है. जैसे हम राजस्थान से उत्तर प्रदेश चले जाएं, उत्तर प्रदेश से बेंगलोर चले जाएं, बेंगलोर से कन्याकुमारी चले जाएं, तो ये इंटरस्टेट माइग्रेशन है. नाउ जस्ट एक्सप्लेन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द इंटरनेशनल माइग्रेशन अकॉर्डिंग टू डेटा. होप यू अंडरस्टैंड द टर्म इंटरनेशनल माइग्रेशन, जिसमें हम लोग एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट या एक देश से दूसरे देश पर माइग्रेशन करते हैं, उसको कहते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन, राइट? इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑफ पीपल हैव बीन मोस्टली ड्यू टू इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस रीजन. नॉर्मली इंटरनेशनल माइग्रेशन बच्चों कुछ विशेष कारणों से होता है, कुछ विशेष परिस्थितियों की वजह से होता है. या तो जॉब अपॉर्चुनिटी हो, कारण इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर कोई सोशल पॉइंट ऑफ व्यू हो, या पॉलिटिकल सिचुएशन हो, और या फिर रिलीजियस सेंटिमेंट्स हो. ये वो बेसिक रीजंस हैं जिनकी वजह से इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है. एंड फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू प्रेजेंट मैन हैज ऑलवेज बीन माइग्रेटेड. ये बात भी बहुत क्लियर है कि एंशिएंट टाइम से ही आज तक ह्यूमन जो है वो माइग्रेट कर रहा है. कोई भी रीजन हो सकता है उसके माइग्रेशन का, और ये वो रीजंस हैं जो उसको माइग्रेट करा रहे हैं. तो मेजर इंटरनेशनल माइग्रेशंस ऑफ द वर्ल्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल, द मेजर माइग्रेशन सीन इन यूरोपियन continent. Migration from the other countries to the northwestern part of the European continent is more people from this region and started living permanently through the sea route from 12th century to 20th century. यूरोपियन माइग्रेशन बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिला. जो यूरोप की नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज थी उन्होंने माइग्रेशन किया, सी रूट से किया, और 12th सेंचुरी से 20th सेंचुरी के बीच में ये माइग्रेशन ज़्यादा नोटिस किया गया. क्यों हुआ ये माइग्रेशन? ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट. क्योंकि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में रिसोर्सेज का अभाव था, और उस कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि लगातार प्रेशर बढ़ रहा था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की डिक्रीज हो रही थी, और उसे इम्प्रूव करने के लिए, उसे मेंटेन रखने के लिए माइग्रेशन ज़रूरी हो गया था. तो बेसिकली यूरोपियन नेशंस ने, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस ने उन नई जगहों की तलाश की जहां पर उन्हें रिसोर्स इजीली अवेलेबल हो. एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हु माइग्रेटेड आर इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पोर्टुगल, स्पेन, नीदरलैंड्स etc. These are some of the European nations who migrated. Firstly, on the sea shores in western part of Europe, migrated through the sea route to countries in Africa, Asia and American continent. और इन्होंने माइग्रेशन कहाँ कहाँ किया? अफ्रीका में किया, एशिया में किया और अमेरिका में किया, और लगभग इन एरियाज को अपना कॉलोनाइज बनाया. तो बाय यूजिंग देयर हाई टेक्निक दीज पीपल एक्सप्लॉइटेड द रिसोर्सेज वेरी रैपिडली. जहाँ पर ये पहुंचे वहाँ का इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन किया, बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ टेक्निक्स and they carry their techniques with them. So basically the citizens of European countries migrated from here and settled in two main parts of the world. Basically दो main parts को इन्होंने चूज किया माइग्रेशन के लिए, और वो पार्ट climatically tropical zone और temperate zone थी. The tropical North and South America, where one can easily go. These places chosen by the European migrants. The countries located in the southern part of Asia, the people went there and started the production of commercial crop. Tropical regions में basically जब ये एशिया पहुंचे तो इन्होंने माइग्रेट होकर के वहाँ पर कमर्शियल क्रॉपिंग किया. लाइक इन्होंने कॉटन, केन, हॉट स्पाइसेस, टोबैको, कॉफी, टी, राइस,
इनका कल्टीवेशन किया और कमर्शियली कल्टीवेशन किया बेचने के पर्पज से। एंड ऑल्सो टू वर्क इन दीज प्लांटेशन यूरोपियन पीपल कैरेड बॉन्डेड लेबरर्स, और इन बागानों में काम करने के लिए, इन खेती में काम करने के लिए इन्होंने बहुत सारे बॉन्डेड लेबर्स को कैरी किया अदर कंट्रीज से, और यहीं से स्लेव ट्रेड का भी शुरुआत देखा गया। द सेकेंड क्लाइमेटिक जोन which they chose, this climate was favorable for European people. They choose the temperate zone, and due to that favorable condition, these people settle permanently in these areas. क्योंकि टेम्परेट जोन इनके लिए सुटेबल, इनके लिए फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन था, तो इन्होंने वहां पर परमानेंटली ही रहना पसंद किया। एंड द पॉपुलेशन ऑफ दीज एरियाज वाज वेरी रेयर बिफोर द अराइवल ऑफ यूरोपियंस। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये वो क्षेत्र हैं जो यूरोपियन के अराइवल से पहले पूरी तरीके से खाली थे। सो देयर वाज नो डिफिकल्टी इन सेटलिंग देयर परमानेंटली, तो वहां पर कोई था भी नहीं जो अपना हक जमाता, इसीलिए इनको वहां सेटल होना बहुत ही इजी हो गया, बहुत आसानी से ये यूरोपियन वहां सेटल हो गए। पीपल इज फाउंड टू बी हाईएस्ट इन द कंट्रीज लोकेटेड इन टेम्परेट जोन। लाइक कौन से इन्होंने जो एरियाज हैं जिन्हें इन्होंने चुना उस समय टेम्परेट जोन के, वो कौन से थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये वो एरियाज थे जहां ये परमानेंटली सेटल हो गए। और क्यों सेटल हुए? क्योंकि यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन इनके लिए फेवरेबल था। तो माइग्रेशन ऑफ यूरोपियंस ऑफ अदर कंट्रीज वाज वेरी लो बिफोर 1820। अगर हम देखें यूरोपियन माइग्रेशन जो था 1820 से पहले बहुत कम था, बट ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन and decreasing economic resources between 1820 to 1940, more than 60 million European people went to the other countries. Strange but true. 1820 से 1940 के बीच में लगातार यूरोप का पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगा, और जितना ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होता है उतना ही ज्यादा रिसोर्सेज पर बर्डन, रिसोर्सेज पर प्रेशर पड़ता है बेटा। और उसी प्रेशर को कम करने के लिए they start moving from one place to another. They migrated, and nearly 60 million Europeans people went to other countries at that time, and they settled permanently. ये जहां माइग्रेट हुए वहीं जाकर के रहने ही लग गए। The United States of America was definitely the largest recipient country, and between 1840 to 1914, it provided shelter to 5 crore people. 15th सेंचुरी से पहले अमेरिका को कोई नहीं जानता था। 15th सेंचुरी में अमेरिका की खोज का श्रेय भी यूरोपियंस को जाता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर सेटलमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया कि अगर हम 1840 से 1914 की बात करें, 1840 से 1914 की बात करें, तो इस बीच में 5 करोड़ पॉपुलेशन का शेल्टर होम बन गया था अमेरिका, out of which 4 करोड़ people came in last 34 years, और जिसमें से 4 करोड़ तो लास्ट के 34 years में आए। Now migrants from Asian countries. Anthropologists think that, anthropologists कौन होते हैं बेटा? जो पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, उनको, पॉपुलेशन की स्टडी करने वालों को एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। They think that human species originate in Central Asia. एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना था कि ह्यूमन स्पीसीज का ओरिजिनेशन सेंट्रल एशियन रीजन है। एशिया का जो सेंट्रल पार्ट है वहीं से ह्यूमन का ओरिजिनेशन हुआ था। एंड ड्यू टू द चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड द ओरिजिन ऑफ न्यू रेसेस इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स, वेरियस ओल्ड रेसेस माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहला माइग्रेशन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग सेंट्रल एशियन रीजन्स का हुआ, और ये मानते हैं कि सबसे पहला मानव भी इसी एरिया में ओरिजिनेट हुआ था। और उसके बाद क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंजेस आए, बहुत सारे जो नए रेसेस थे उनके आ जाने की वजह से, ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से सेंट्रल एशिया से जो पॉपुलेशन था वो माइग्रेट होकर के अदर पार्ट्स में चला गया और वहां जाकर के परमानेंटली सेटल हो गया। After 18th century, because of increasing pressure on population, the people of China, India and Japan went to their neighboring. 18th century के बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया बेटा, उसके बाद में पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ
और ये बढ़ता हुआ पॉपुलेशन जो है इसकी वजह से कई नेशन से, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट चाइना, जापान एंड इंडिया, यहाँ से लोग माइग्रेट होकर के अपने आसपास के जो नेबरिंग कंट्री है वहाँ परमानेंटली सेटल होने लग गए। वाई? बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ नेबरिंग कंट्रीज वॉज वेरी लो एट दैट टाइम, क्योंकि इनके पड़ोसी देशों में जो पॉपुलेशन कवर था काफी कम था। मैनी पीपल फ्रॉम चाइना सेटल्ड इन कंट्रीज लाइक कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार एक्सेट्रा। बहुत सारे चाइना के माइग्रेंट्स एशिया के मंचूरिया, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस ऐसे इलाकों में जाकर के सेटल्ड हो गए। एंड बिफोर 20th century, अपार्ट फ्रॉम दिस द चाइनीज पीपल वेंट टू अमेरिका, अफ्रीका एंड सेटल परमानेंटली। इन एरियाज में तो एशिया के इन पार्ट्स में तो सेटल हुए ही, लेकिन साथ ही 20th century के बाद अमेरिका और अफ्रीका में भी चाइनीज पॉपुलेशन परमानेंटली जाकर के सेटल। स्टूडेंट, जापान इज अ स्मॉल कंट्री, सो पॉपुलेशन प्रेशर हैज बीन हाई सिंस द बिगनिंग। जापान छोटा सा कोस्टल, जापान छोटा सा आइलैंड कंट्री है और इस आइलैंड कंट्री पर हमेशा से पॉपुलेशन प्रेशर रहा है एंड इट हैज बीन हाई सिंस द बिगनिंग। तो जापानीज पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम 1880 to 1900 और क्योंकि ड्यू टू हाई प्रेशर, हाई पॉपुलेशन प्रेशर, द जापानीज स्टार्ट माइग्रेटिंग इन बिटवीन 1880 to 1900 and where they migrated? They start migrating to Hawaii Island, United States of America, Canada, Brazil, Australia, Manchuria, Korea, Malaysia. These are the places where the Japanese migrate. So many people of India also went to different nearby countries. ऐसा नहीं है कि माइग्रेशन सिर्फ चाइना कर रहा था या जापान कर रहा था, इंडिया में भी माइग्रेशन देखा गया। India went to different nearby countries to promote their religious teaching in ancient time. पर इंडिया का माइग्रेशन का रीजन अलग था। इंडिया में रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स थे उनको प्रमोट करने के लिए इंडिया से लोग माइग्रेट हुए इन ऑर्डर टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म। बेसिकली हमारे यहाँ पर बुद्धिज्म कल्चर को, बुद्धिज्म रिलीजन को प्रमोट करने के लिए माइग्रेशन हुआ। और इंडिया का माइग्रेशन कहाँ देखा गया? श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया में, और आज भी वहां पे बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। फिर आया ब्रिटिशर्स का रूल एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया, द ब्रिटिश ट्रांसफर्ड द इंडियंस टू साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद। ब्रिटिशर्स ने इंडिया से स्लेव लेबर के तौर पर यहाँ से लोगों को लिया और अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, थाईलैंड, त्रिनिदाद ऐसे इलाकों में एज अ लेबरर, प्लांटेशन एरियाज में एज अ लेबरर उनको परमानेंट सेटल कर दिया। और आज बहुत सारे इंडियंस इन एरियाज में बहुत इजीली मिलते हैं। तो ये सब बात तो थी इंटरनेशनल माइग्रेशन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंटरनल माइग्रेशन। यस, ऑफ कोर्स, माइग्रेशन आल्सो हैपेंड बिटवीन स्टेट टू स्टेट, रीजन टू रीजन। So migration from one place to another between different states or territories of the same country is called internal migration. In internal migration, the first one is interstate migration. जब किसी एक ही कंट्री में दो स्टेट्स के बीच में माइग्रेशन होता है तो उसे इंटर स्टेट माइग्रेशन कहते हैं। And this type of migration takes place in different parts of the same country. After independence of India, many people from UP and Haryana, they start and from one state to another state settled in Delhi. Normally आप देख लो, दिल्ली है तो बहुत छोटा सा, लेकिन इसका पॉपुलेशन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। आजादी के बाद से ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बहुत सारे अदर स्टेट से दिल्ली की तरफ बहुत सारे लोगों ने पलायन किया। Many people from Rajasthan settled in states like Maharashtra and Gujarat. राजस्थान से भी बहुत सारे लोगों ने महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ पलायन किया। रीजन था इसका बेटा, और रीजन था जॉब अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि आजादी के प्राप्त करने तक, आजादी आने तक हम लोगों का इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो चुका था। इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और अब एग्रीकल्चर पर बढ़ती हुई पॉपुलेशन का
जो प्रेशर था उसने लोगों को मजबूर कर दिया था कि अगर जीना है तो जगह को छोड़ करके कई नई जगह पर जाकर के अपना नया जॉब ढूंढना होगा। एग्रीकल्चर से अब गुजारा नहीं चलेगा। सो फ्रॉम द बिगनिंग इन द यूनाइटेड स्टेट पीपल लिविंग इन ईस्टर्न स्टेट। हम जरा बात करते हैं अदर की भी। यहाँ तो हमने अपने इंडिया की बात कर ली, लेकिन हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें। स्टार्टिंग में यूनाइटेड स्टेट्स में ज्यादातर लोग ईस्टर्न स्टेट की तरफ रहते थे, बट ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड पॉपुलेशन प्रेशर ग्रेजुअली पीपल माइग्रेटेड टुवर्ड्स वेस्टर्न स्टेट्स। पहले ज्यादातर जो कंसंट्रेशन था अमेरिका में वो ईस्टर्न साइड में देखने को मिला, लेकिन फिर बढ़ते हुए पॉपुलेशन का प्रेशर और ट्रांसपोर्ट की इजी अवेलेबल फैसिलिटी, इसने वेस्टर्न स्टेट्स की तरफ पीपल को माइग्रेट किया। आफ्टर द 1917 रेवोल्यूशन इन रशिया में 1917 में रेवोल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई। आफ्टर दैट रशियन पीपल फ्रॉम ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट सेटल्ड इन द एग्रीकल्चरल फार्म ऑफ साइबेरिया। पहले जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में लोग रहते थे रशिया के, उन्होंने इस रेवोल्यूशन के बाद में सेटल डाउन होना शुरू कर दिया साइबेरिया के बड़े बड़े जो ग्रासलैंड एरियाज थे वहां पे। And therefore in almost every country of the world people have been moving from one state to another। और इसी तरीके से लगभग हर वर्ल्ड के हर कंट्री में आपको माइग्रेशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे मिल जाएगा। और इनका एम होता है माइग्रेशन का वर्किंग इन ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, मिनरल्स। यानी कि ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन माइग्रेट हो। तो ये बात तो थी किसकी, इंटर स्टेट माइग्रेशन की। Now let us discuss about some local migration. Yes, of course, people locally also they migrate. People transform in local too, from different districts or of same states. Rural people go to the cities for wages or for higher education. Normally एक स्टेट के अंदर भी लोकल माइग्रेशन आपको बहुत इजीली दिख जाएगा। कारण होता है लोकल माइग्रेशन का, ज्यादातर ये जो लोकल माइग्रेशन है गांव से शहर की तरफ दिखेगा बेटा, क्योंकि टाउन्स में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, और वो फैसिलिटीज गांव के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं। जैसे कि मुंबई में हजारों लोग डेली बेसिस पर 100 से 200 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, क्योंकि मेन मुंबई में इजीली जॉब मिल जाता है, तो आसपास के लोग उस जॉब अपॉर्चुनिटीज को प्राप्त करने के लिए माइग्रेट होते हैं। मैंने अभी एग्जांपल भी दिया था, हर जगह मिलेंगे आपको ऐसे माइग्रेशंस, जहां दिन में वर्क के लिए शहर की तरफ आएगा व्यक्ति और शाम को दिन ढलने के बाद वापस अपने नियर बाय जो सब अर्बन एरियाज हैं या जो रूरल एरियाज हैं वहां की तरफ माइग्रेट हो जाए। तो ये तो थे कुछ टाइप्स माइग्रेशन के। अब क्या माइग्रेशन का कुछ इम्पैक्ट भी पड़ता है, माइग्रेशन के कुछ रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं, कॉज देखने को मिलते हैं। अगर पीपल माइग्रेट हो रहे हैं तो कुछ इश्यूज ही होंगे। देखिए माइग्रेशन की कुछ तस्वीरें हैं, ये ट्राइबल माइग्रेशन शो कर रहा है, जो हिस्टोरियन मैन था उसका। यहाँ पे पॉलिटिकल कॉज की वजह से पूरा का पूरा एक बड़ी पॉपुलेशन माइग्रेट हो रही है। ये फोटो है इंटर स्टेट माइग्रेशन की। नॉर्मली एक ही स्टेट में आपको लोकल ट्रेन्स जो है ऐसी खचाखच मिल जाएंगी इंटर स्टेट माइग्रेशन करते हुए एक स्टेट से दूसरे स्टेट। और बेसिकली ऐसे सिचुएशन आपको मिलेगी जब कोई त्योहार वगैरह होता है उस समय में। इंडिया में तो कॉमन है ये सिचुएशन। और ये माइग्रेशन है लोकल, ये है लोकल ट्रेन का सफर, जो कि इंडिया के लाखों लोग डेली करते हैं, इसी तरीके से अपनी जान हथेली पर रखकर। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट मी डिस्कस सम ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ माइग्रेशन। ड्यू टू माइग्रेशन देयर आर द फॉलोइंग इफेक्ट्स प्रिवेल्ड, एंड दीज इफेक्ट्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन बैलेंस वर्जन। यस ऑफ कोर्स, जब माइग्रेशन होता है, जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर लोग जाते हैं तो पॉपुलेशन में जो बैलेंस है वो अनइवन हो जाता है। जहां से माइग्रेट हो रहे हैं वहां पे पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाता है, पर जहां माइग्रेट होकर के जा रहे हैं वहां माइग्रेशन
इंक्रीज हो जाता है, जिसको मैंने यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव सिंबल से आपको दर्शाने की कोशिश की है। डिपार्चर और अराइवल, तो जहां पर पॉपुलेशन अराइव होता है वहां पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है, तो बर्डन बढ़ता है, और जहां से डिपार्ट हो जाता है वहां से पॉपुलेशन कम हो जाता है। और दोनों ही सिचुएशन अच्छी नहीं है। ड्यू टू द माइग्रेशन स्प्रेड ऑफ कल्चर, माइग्रेट विद देयर टेक्नोलॉजी, रिलीजन, ट्रेडिशन एंड कस्टम, लैंग्वेज एक्सेट्रा। अब ह्यूमन अकेला माइग्रेट नहीं होता बेटा, ह्यूमन अपने संग संग अपने कल्चर को भी माइग्रेट करता है, अपने संग संग अपने स्किल्स को, टेक्नोलॉजी को, अपने रिलीजन को, ट्रेडिशन को, सबका माइग्रेशन करता है, अपनी लैंग्वेज का माइग्रेशन करता है। आपने देखा होगा अगर आपके आसपास कोई साउदर्न पीपल रहते होंगे तो उनका अपना कस्टम्स है, अपने बिलीव्स हैं, अपना कल्चर है, एंड दे फॉलो। एंड सिमिलरली इफ वी पीपल विद नॉर्दर्न शिफ्टेड टुवर्ड्स द साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, देन वी ऑल्सो फॉलो अवर सेम ट्रेडिशन। तो इससे क्या होगा, हम अपना कल्चर वहां ले जाएंगे, वहां के लोग इन्फ्लुएंस होंगे, हमें कॉपी करने की कोशिश करेंगे। हम भी जैसे कॉपी करते हैं ना, हमने फूड कॉपी किया है, हम साउथ इंडियन फूड बहुत ही मजे के साथ खाते हैं, तो किया ना उनका फूड कॉपी। हम बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, साउदर्न एरियाज में वो रंगोली वगैरह डेकोरेट किया जाता है, वो हमने उनसे सीखा है। डेली वहां पर सुबह के टाइम पे रंगोली बनाई जाती है, तो ये सब हमने उनसे सीखा है। सिमिलरली हमसे भी बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखी होंगी। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। अब आप लैंग्वेज देख लीजिए, नॉर्दर्न लैंग्वेज, मोस्टली द नॉर्दर्न पीपल प्रेफर हिंदी, बट इन साउदर्न एरियाज they prefer Dravidian language, but most of the people aware, they know Hindi very well. How? Because they learn. Similarly, when Britishers came to India, they also getting their technology with them. जब ब्रिटिशर्स आए थे भारत में तो वो अकेले थोड़ी ना आए, वो अपनी टेक्नोलॉजी को भी लेकर के आए थे। और आखिर ऐसा थोड़ा ना था कि टेक्नोलॉजी वापस ले गए, दिखा के तो गए। रेलवेज उनकी तो देन है, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द इम्पैक्ट। ये कुछ प्रभाव हैं जो माइग्रेशन से पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि माइग्रेशन हमेशा गलत ही होता है, माइग्रेशन से कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं। हम एक दूसरे की कस्टम्स को, लैंग्वेज को, बिलीफ्स को समझते हैं, टेक्निकल नॉलेज हमें मिलती है आपस में, राइट? इससे हमारा इकोनॉमिकल लेवल भी इम्प्रूव होता है। नाउ थर्ड, ये हमने उसी में डिस्कस कर लिया है, कल्चर, लैंग्वेज, लिविंग कंडीशन, कस्टम्स, ये भी चेंज होता है माइग्रेशन के साथ साथ। जो माइग्रेटरी पीपल हैं ये जिस एनवायरनमेंट में जाते हैं वहीं के एनवायरनमेंट में ढलने की कोशिश करते हैं। लाइक एज द अराइवल ऑफ ब्रिटिश चेंज अवर इंडियन कल्चर, या फिर वैसे ही बदलाव करने की कोशिश करते हैं। हमारे इंडिया में हिंदुइज्म फॉलो किया जाता था, लेकिन जब मुगल्स आए और फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने अलग अलग नए रिलीजन्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। मुगल्स ने यहाँ पर मुस्लिम रिलीजन को और ब्रिटिशर्स ने यहाँ क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया। बड़ा ना इम्पैक्ट। तो नेक्स्ट, ड्यू टू द माइग्रेशन प्रॉब्लम्स लाइक पॉपुलेशन प्रेशर, अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी एक्सेट्रा इंक्रीजेस। यस ऑफ कोर्स, जब माइग्रेशन होगा तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, और ये प्रॉब्लम होंगी पॉपुलेशन का बढ़ता हुआ प्रेशर। बढ़ते प्रेशर के कारण ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो इंक्रीज होना, poverty का बढ़ना, and while in those countries or places from where people migrate there is a shortage of these problems। वहीं उन देशों के लिए पॉजिटिव हो जाएगा जहाँ से पॉपुलेशन हट रही है, वहाँ पे आराम से रिसोर्स मिलेंगे और लोग मजे से अपना जीवन यापन करेंगे। ठीक है? Now the last, economic level of a country or a place rises because of the efficient utilization of economic resource of those areas due to the efficiency and technological knowledge of the expatriate people. As the arrival of European people made America, South Africa, Australia, etc. a developed nation. Of course, जब migrants skilled होते हैं तो उनके skills का, उनकी टेक्नोलॉजी का असर उन एरियाज पर पड़ता है जहाँ पर वो जाते हैं। यूरोपियंस बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल थे, इन्हें टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, तो जहाँ जहाँ यूरोपियंस गए वहाँ वहाँ उन्होंने टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। और यही वजह है कि अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर डेवलपमेंट
उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से आया। होप यू गाइज अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट वेल। दिस इज ऑल अबाउट माइग्रेशन, किस तरीके से माइग्रेशन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट डालता है, माइग्रेशन क्या होता है, इसका क्या असर पड़ता है इकोनॉमी पे, हमने सब कुछ यहाँ डिस्कस किया, राइट। होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।